नमो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इंस्टीट्यूट ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के 10वां पाठ सुभाषित रत्नानि पाठ का अध्ययन करेंगे और जानेंगे। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा के अंदर हम हमारे इस पाठ के प्रथम द्वितीय श्लोकश्च प्रथम और द्वितीय श्लोक का अध्ययन करेंगे, उसके भावार्थ को जानेंगे, उसके अनुवाद को जानेंगे और प्रसंग सहित जो संस्कृत में व्याख्या होती है उसको भी हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, पाठ आरंभ करने से पूर्व हम सुभाषित किसे कहते हैं और हमारे जीवन में यह क्यों आवश्यक है, इसके बारे में चर्चा करते हुए पाठ की ओर अग्रसर होंगे। तो विद्यार्थियों, देखते हैं सर्वप्रथम हम सुभाषित किसे कहते हैं और यह किस प्रकार हमारे जीवन में आवश्यक होती है। देखिए विद्यार्थियों, सुभाषितम इति अनेन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिताः एव स्युः। सुभाषित इस पद से आप सभी परिचित हो। इस प्रकार से सुभाषितम अमृतवचनम नीतिवाक्यम सूक्तिः इत्यादयः सर्वे अपि पर्याय शब्दाः सन्ति। सुभाषित, अमृत वचन, नीति वाक्य, सूक्ति इत्यादि सभी पर्याय शब्द हैं। ये सब आपस में क्या है विद्यार्थियों? पर्याय शब्द हैं। सभी का तात्पर्य एक ही है। तदवाक्यम वाक्यांशो अपि वा सुभाषितम इत्युच्यते। वह वाक्य अथवा वाक्यांश या तो संपूर्ण वाक्य या वाक्यांश सुभाषित कहते हैं। यत श्रुत्वा मनः तोषः सुखानुभूतिः च जायते। जिसे सुनकर मन में संतोष और सुख की अनुभूति होती है। यत अन्येषाम मनः, जिससे दूसरों के मन में क्लेश उत्पन्न नहीं होता है। यह विद्यार्थी सुभाषित किसे कहते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। यस्य प्रयोगः अपरेषाम अनादराय न स्यात्, जिसका प्रयोग दूसरों के अनादर के लिए नहीं होता है। यत् सत्यपूतम हितावहम च भवेत्, जो सत्य से निर्मित या सत्य के सदृश और हित का वहन करने वाली होती है। यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्, यत्र यहाँ नैतिकता, बुद्धिमता और विवेकशीलता होती है। सुभाषितस्य लक्षणम क्वचिद एव कृतम अस्ति। सुभाषित का लक्षण कहीं इस प्रकार से किया गया है। किस प्रकार से? देखिए, वचनम सारभूतम यत तत् सुभाषितम उच्यते। इस प्रकार से तो जो वचन सारभूत हैं उन्हें सुभाषित कहा जाता है। ऐसे वचन जो सारभूत हैं, बहुत लंबी चौड़ी बात को संक्षिप्त रूप में कह देना क्या है विद्यार्थियों? सुभाषित है। लेकिन सुभाषित कैसी हो? मन को अच्छी लगने वाली हो, हितैषी हो, दूसरों में क्लेश उत्पन्न करने वाली नहीं हो। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते। हमारे जीवन में सुभाषित का कितना महत्व है। इत्यस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि एवं मिलन्ति। इस विषय में भी कुछ सुभाषित मिलते हैं। अब विद्यार्थियों, वह सुभाषित कौन कौन से हैं उन्हें भी हम जानते हैं। देखिए, इत्यस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि एवं मिलन्ति। वो किस प्रकार के सुभाषित हैं? अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते। वह सुभाषित, हमारे जीवन में जो सुभाषित का महत्व है उसके बारे में भी कुछ सुभाषित है अथवा कुछ श्लोक हैं जो मिले हैं। उन्हें हम देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हमारे जीवन में सुभाषित आवश्यक है। देखिए, संसार कटुवृक्षस्य द्वैफले अमृतोपमे सुभाषित रसास्वादः संगति सुजने जने। इस प्रकार से विद्यार्थी यहाँ पर भी एक सुभाषित है। चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे। संसार रूपी कटु वृक्ष के दो फल अमृत के रूप में हैं।
सुभाषित रसास्वादः, सुभाषित का रस आस्वादन, और संगति सुजने जने, अच्छे लोगों की संगति, इस प्रकार से सुभाषित में बताया गया है। चलिए इसके हिंदी अनुवाद को भी देखते हैं। संसार रूपी कड़वे वृक्ष के अमृत के समान दो फल हैं, सुभाषितों का रसास्वादन और सज्जनों के साथ संगति अर्थात सत्संगति। अब विद्यार्थियों संगति के बारे में बताया गया है, लेकिन संगति कैसी होनी चाहिए? सत्संगति अर्थात अच्छी संगति, इस प्रकार से इस सुभाषित में बताया गया है। चलिए और जानते हैं इसके बारे में। सुभाषित रसास्वादः सज्जनैषः संगतिः सेवा विवेकी भूपस्य दुख निर्मूलनम त्रयम। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहां पर फिर से एक बार हमें एक श्लोक के रूप में बता रहे हैं। देखिए, सुभाषित रसास्वादः, सुभाषित का रसास्वादन, सज्जनै सह संगति, और सज्जनों के साथ संगति, अच्छी संगति, और सेवा विवेकी भूपस्य, और क्या बताया गया है विद्यार्थियों? ऐसा राजा जिसकी सेवा हो, विवेकी राजा की सेवा। दुख निर्मूलनम त्रयम, यह क्या है विद्यार्थियों? तीनों दुख को निर्मूल कर देते हैं, दुख को नष्ट कर देते हैं। चलिए इसका अनुवाद देखते हैं। सुभाषितों का रसास्वादन, सज्जनों के साथ संगति, और विवेकी राजा की सेवा, ये तीन चीजें बताई गई है। पहली, सुभाषितों का रसास्वादन, सज्जनों के साथ संगति, और विवेकी राजा की सेवा, ये तीनों दुखों को निर्मूल करते हैं, दुखों को दूर करते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं, अर्थात दुखों को जड़ से नष्ट कर देते हैं। चलिए विद्यार्थियों एक और सुभाषित के माध्यम से जानते हैं। देखिए, सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लीलया मनो न भिद्यते यस्य सवे मुक्तो अथवा पशु। सुभाषितेन गीतेन, सुभाषित गीतों से, और बालकानां च लीलया, और बालकों की लीला से। सुभाषित गीतों से और बालकों की लीला से। लीला से क्या तात्पर्य है? उनकी चेष्टाओं से। छोटा बालक होता है, उसकी जो चंचलता होती है, जो क्रीड़ा होती है, उससे। मनः न भिद्यते, यदि मन नहीं भिदता है या मन उसके प्रति आकृष्ट नहीं होता है, यस्य स वै मुक्तः अथवा पशु, अगर उससे, किससे विद्यार्थियों? सुभाषित गीत से अथवा बालकों की चेष्टाओं से, उनकी क्रीड़ाओं से यदि मन भिदता नहीं है या मन प्रभावित नहीं होता है, तो या तो वह इस संसार से मुक्त है अथवा वह क्या है? वह पशु है। चलिए विद्यार्थियों इसका अनुवाद देखते हैं। सुभाषित गीतों से और बच्चों की क्रीड़ाओं से जिसका मन प्रभावित नहीं होता है, या तो वह विरक्त है अथवा संसार से मुक्त है, विरक्त है इन सांसारिक जीवन से, या फिर वह क्या है विद्यार्थियों? पशु है। विद्यार्थियों सुभाषित का जो महत्व है वह यहाँ पर बतलाया जा रहा है। चलिए आगे और जानते हैं सुभाषित का क्या महत्व है। अमेद्यादपि कांचनम बालादपि सुभाषितम। विद्यार्थियों कहा गया है कि यदि अगर स्वर्ण है और वह गंदगी के अंदर भी है तो उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। और दूसरा उन्होंने बताया कि यदि अगर सुभाषित है और बालक से प्राप्त हो रहा है तो उसे वहां से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इसका अनुवाद क्या हुआ? गंदगी से भी सोना और बालक से भी सुभाषित लेने चाहिए, ग्रहण करने चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थी सुभाषित हैं, उनके महत्व को यहाँ पर बताया गया है। चलिए और देखते हैं। सुभाषित प्रशंसात्मकानाम एषां चतुर्णाम पद्यानाम अयमेव सारः यत्। सुभाषित प्रशंसात्मक सुभाषित इन चार पद्यों का यह सार है कि, अब जो हमने चार पद्य पढ़े हैं उन पद्यों का सार यहाँ पर बतला रहे हैं। देखिए क्या है। असारे अश्रमिन संसारे सुभाषित रसास्वादनम खलु अमृतास्वादनम समम।
इस असार संसार में सुभाषित रसास्वादन निश्चित ही अमृत के स्वाद के समान है। अब विद्यार्थियों, जो सुभाषित का स्वाद है वह किसके समान बताया गया है? अमृत के स्वाद के समान। दूसरा, इसका सार क्या बताया है? सुभाषितास्वादनम दुख निवारणम। जो सुभाषित है उसका आस्वादन दुख का निवारण करता है। क्या कहा गया है? सुभाषितों का आस्वादन अर्थात सुभाषितों का श्रवण मनन करना दुखों का निवारण करना है, उससे दुख का निवारण होता है। चलिए आगे और जानते हैं। सुभाषितम ही मनसः द्रवीभावस्य कारणम। सुभाषित ही मन को द्रवीभूत करते हैं। क्या कहा गया है? सुभाषित मन के द्रवित होने के भाव का कारण है। सुभाषितम तु बालकादपि लभ्यते चेत स्वीकरणीयम। सुभाषित यदि बालकों से भी प्राप्त होती है तो स्वीकार करना चाहिए। सुभाषित यदि बालक से प्राप्त होता है तो ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर सुभाषित के बारे में बताया गया है। चलिए विद्यार्थियों, हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। आगे है हमारे पास में विद्यार्थियों, देखिए, अतो ही पाठेस्मिन् भवतां रसास्वादनाय ज्ञानार्जनाय गुणार्जनाय च कानिचन प्रसिद्धानि ज्ञातमूलानि अज्ञातमूलानि च सुभाषितानि इतः ततः समाकृष्य लिख्यन्ते। इसके अनुवाद की ओर देखते हैं। देखिए, अतो ही इसलिए पाठेस्मिन् इस पाठ में भवताम आपके रसास्वादनाय रसास्वादन के लिए, ज्ञानार्जन के लिए, गुणार्जन के लिए और गुणार्जन के लिए कानिचन कुछ प्रसिद्ध ज्ञात मूलक और अज्ञात मूलक सुभाषित यहां वहां से संग्रह कर क्या है लिखे गए हैं। वाणी माधुरी सदगुण महिमा पात्रा पात्र विवेक खल सज्जन विवेक विद्यार्जन धनार्जन धर्मार्जन प्रकार मैत्री दानशीलता अहिंसा वृत्ति आतताइनम। इसको सही कर लेते हैं, आतताइनम। इस प्रकार से आतताइनम प्रतिनीति ही संघवृत्ति ही इत्येवं विविध विषय संबंधानि सुभाषितानि अत्र चितानि। अब विद्यार्थियों, हमारा जो पाठ है उस पाठ के अंदर किस प्रकार के सुभाषित लिए हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए, वाणी माधुरी सद्गुण महिमा पात्र अपात्र विवेक खल सज्जन विवेक विद्यार्जन धनार्जन धर्मार्जन के प्रकार, मैत्री दानशीलता अहिंसा वृत्ति आतताई के प्रति नीति संघ वृत्ति, इस प्रकार के विभिन्न विषयों से संबंधित सुभाषित यहाँ पर चुने गए हैं वह हमारे पाठ के अंदर। अब विद्यार्थियों, हमारे पाठ के अंदर किस किस प्रकार के सुभाषित हैं उनको यहाँ पर पूर्व में बताया गया है। अब विद्यार्थियों, हम सुभाषित की ओर अग्रसर होते हैं और जो हमारे पाठ के अंदर प्रथम सुभाषित है उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सुभाषित के अध्ययन के दौरान आप अपनी दृष्टि इसी तरफ बनाए रखें, उसे समझने का और उच्चारण करने का प्रयास करें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सुभाषित हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत व्याख्या से संबंधित प्रश्न है अथवा अनुवाद से संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, प्रथम जो सुभाषित है उससे लेकर अंतिम सुभाषित तक आप अपनी दृष्टि निरंतर इसी तरफ बनाए रखें, उसे समझने का, अनुवाद करने का, उसके प्रसंग का और जो उसका संस्कृत व्याख्या है उसको समझने और अंतः मन में उतारने का प्रयास करें। तो चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम जो हमारी सुभाषित है उसकी ओर अग्रसित होते हैं। हमारा पाठ का नाम क्या है विद्यार्थियों? सुभाषित रत्नानि। तो सर्वप्रथम हम रत्नों के विषय में ही यहाँ पर जो सुभाषित ली हुई है उसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जो हमारे पास सुभाषित है उस सुभाषित का हम एक बार सामान्य तौर पर अध्ययन करेंगे, फिर उसका हम उस वाचन करेंगे और वाचन के पश्चात विद्यार्थी उसका पदच्छेद करते हुए फिर हम संस्कृत व्याख्या हिंदी अनुवाद की ओर अग्रसर होंगे। देखिए, हमारे पास में जो सर्वप्रथम सुभाषित है उसमें जो पद हैं उन पदों को एक बार उच्चारित करते हैं, फिर उसके बाद उसका वाचन करते हैं। देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै
पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस प्रकार से विद्यार्थियों इस सुभाषित के अंदर हमारे सम्मुख पद हैं। चलिए इसका वाचन करते हैं एक बार। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस प्रकार से विद्यार्थी हमारे पास में यह सुभाषित है। अब हम यह जो सुभाषित है उसके पदच्छेद करेंगे और फिर उसके बाद उसका अन्वय करते हुए उसके अनुवाद की ओर अग्रसर होंगे। देखिए सर्वप्रथम लेते हैं पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम, जलम अन्नम। अब यहां पर हमने इसको विच्छेदित कर दिया है, यह जो पद है उसको अलग अलग कर दिया है। सुभाषितम, सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा, रत्न संज्ञा विधीयते। अब विद्यार्थियों हमारे पास में जो सुभाषित थी उस सुभाषित के हमने पदच्छेद किए। अब जो हमारे पास पद आए हैं सर्वप्रथम हम उनके जो अर्थ हैं उनको जानते हैं और फिर आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए सर्वप्रथम हमने प्रथम पंक्ति यहाँ पर ले ली है, उसके अंदर जितने भी जो पद आए हैं उन पदों के अर्थ को जानते हैं। देखिए पृथिव्याम, पृथिव्याम से क्या तात्पर्य है? धरती पर या पृथ्वी पर। उसके पश्चात त्रीणि, त्रीणि अंक है 3, रत्नानि रत्न है और वह कौन कौन से रत्न है? जलम जल, अन्नम अन्न और सुभाषितम और सुभाषित अर्थात अच्छी उक्तियां या अच्छे वचन। अब विद्यार्थियों हमारे पास में जो इनका अर्थ आया है उस अर्थ के आधार पर हम सामान्य तौर पर एक पंक्ति का निर्माण करते हैं ताकि हम जब भी इसका अन्वय का निर्माण करें तब हमें इसमें सुविधा रहे। देखिए धरती पर 3 रत्न हैं, इस प्रकार से हम पंक्ति बना सकते हैं। धरती पर 3 रत्न हैं, कौन कौन से हैं? पानी, अन्न और सुभाषित। इस प्रकार से हम इसका एक वाक्य का निर्माण कर लेते हैं। चलिए इसको नीचे की ओर लिख देते हैं एक साथ। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम च, जल अन्न और सुभाषित, च का अर्थ हमने यहाँ लगा लिया है और सुभाषित। इस प्रकार से अब हमारे पास प्रथम पंक्ति तैयार है। चलिए हम विद्यार्थियों हमारे पास में जो पदच्छेद के अंतर्गत द्वितीय पंक्ति थी उसके अर्थ को जानते हैं, उनके जो पद आए हुए हैं उन पदों के अर्थ को जानते हैं। देखिए मूढ़ै, मूढ़ै से क्या तात्पर्य है? मूर्ख लोगों द्वारा, अर्थात जो मूर्ख लोग हैं उनके द्वारा। पाषाण, पाषाण से क्या तात्पर्य? पत्थर के। खंडेषु टुकड़ों को, रत्न, रत्न का, संज्ञा नाम विधीयते दिया जाता है। अब हमारे पास में जो अर्थ आया है ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने पिछली जो पंक्ति थी उसके अंदर एक पंक्ति का निर्माण किया था, इस प्रकार से यहां पर भी एक पंक्ति बना लेते हैं। मूर्ख लोगों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। सीधी सीधी पंक्ति है, हमें किसी प्रकार से इसमें ऊपर की ओर पदों को या ऊपर से नीचे की ओर पदों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधी सी पंक्ति है। इस पंक्ति को हम यहाँ पर ले लेते हैं। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। क्या अर्थ हुआ? मूर्ख लोगों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। अब विद्यार्थियों महत्वपूर्ण विषय अन्वय निर्माण के अंदर, अन्वय निर्माण यदि अगर हमें उस पद का अर्थ आता है तो हम सामान्य तौर पर उसका अन्वय निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से भी हम एक प्रक्रिया अपनाते हुए अन्वय का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि हमने सर्वप्रथम जो श्लोक था उस श्लोक के हमने पदच्छेद किए, पदच्छेद के उपरांत जो पद आए उन पदों के हमने अर्थ किए, अर्थ के बाद में हमने एक एक पंक्ति का जो अर्थ है उस अर्थ को करने के उपरांत वहां पर जो पद आए थे उन पदों को क्रमबद्ध तरीके से जमा कर हमने उसको अन्वय निर्माण की ओर अग्रसर किया। इस प्रकार से विद्यार्थियों अब हम अन्वय की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए हमारे सम्मुख श्लोक क्या था? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। आप भी विद्यार्थियों श्लोक का उच्चारण निरंतर और प्रयासपूर्ण अर्थ को समझते हुए करते रहें ताकि हमारे प्रश्न पत्र के अंदर जो 2 श्लोक पूछे जाते हैं उन्हें हम सरलता से हल कर सके। वहां पर देखिए अन्वय के अंदर विद्यार्थियों हमने जो दोनों पंक्तियां ली थी उन दोनों पंक्तियों को हमने यहाँ पर साधारण तौर पर रख दिया है। देखिए प्रथम पंक्ति हमने क्या ली थी? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, और द्वितीय पंक्ति मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो यह दोनों पंक्तियां हमने यहाँ पर लगा दी है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति
जलम अन्नम सुभाषितम च मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस प्रकार से अब विद्यार्थियों हमारा जो श्लोक था, श्लोक के बाद हमारे सम्मुख यहाँ पर अन्वय आ गया है, क्योंकि इस श्लोक के अंदर हम देखते हैं कि जो पद हैं उन पदों का क्रम कहीं पर भी परिवर्तन न करते हुए यहाँ पर अन्वय बनाया गया है। लेकिन कई बार हमारे पास में ऐसे श्लोक या सुभाषित होंगे जिनका क्रम चेंज होगा, उनके अनुसार हमें अर्थ लगाते हुए वहाँ पर अन्वय बनाना है। चलिए हमारे सम्मुख यहाँ पर विद्यार्थियों अन्वय आ गया है। अब अन्वय के अंदर आए हुए कुछ पद हैं, उनके अर्थ को जानते हुए हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, पृथिव्याम, पृथिव्याम से क्या तात्पर्य है? वसुंधरायाम, तात्पर्य है धरती पर। पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु से क्या तात्पर्य है? प्रस्तर खंडेशु, अर्थात पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नम इति नाम प्रदीयते, रत्न ऐसा नाम दिया जाता है, रत्न का नाम दिया जाता है। अब विद्यार्थियों जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनमें रत्न का नाम दिया जाता है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो लोग अंगूठी पहनते हैं उस अंगूठी के अंदर पत्थर लगे हुए होते हैं और उन पत्थरों को रत्न का नाम देते हुए उन्हें धारण करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम देते हैं। देखिए, मूढ़ई, मूर्ख जनई, मूर्खों द्वारा, शुभाषितम, शुभाषितम अच्छे कहे हुए, सुभाषित अच्छे कहे हुए। अब विद्यार्थियों हमने अन्वय को जाना, अन्वय के बाद अन्वय के अंदर कुछ जो पद थे उनको हमने फिर से जाना है। अब हम जो हमारा सुभाषित है उस सुभाषित के जो प्रसंग है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। प्रसंग किस लिए और क्यों लिखा जाता है विद्यार्थियों? ताकि उस श्लोक के अंदर क्या कहा गया है उसे हम संक्षिप्त तौर पर जान सकें, और वह श्लोक कहाँ से लिया गया है अथवा वह सुभाषित कहाँ से ली गई है वह भी हम यहाँ पर जान सकें, इसलिए यहाँ पर प्रसंग लिखा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, प्रसंग हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका अध्ययन करते हैं और उसे जानते हैं। देखिए, श्लोको अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धृतः। श्लोके अस्मिन् वास्तविक रत्नानि कानि सन्ति इति विषये वर्णितम। यह हमारा विद्यार्थियों प्रसंग है। चलिए इसको एक बार समझते हैं। श्लोको अयम, यह श्लोक या अथवा यह सुभाषित, अस्माकम हमारी, स्पंदना इति पाठ्य पुस्तक से, स्पंदना इस पाठ्य पुस्तक के, सुभाषित रत्नानि, सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठात, इस शीर्षक वाले पाठ से उद्धृत है। श्लोके अस्मिन्, इस श्लोक में, वास्तविक रत्नानि कानि सन्ति, वास्तविक रत्न क्या है, इति विषये वर्णितम, इस विषय में वर्णन किया गया है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा जो यह प्रथम सुभाषित है उसके जो प्रसंग है उसके बारे में हमने यहाँ पर समझा है। अब विद्यार्थियों प्रसंग के बाद अब हम इसके आगे की ओर अग्रसर होते हैं और सर्वप्रथम जो संस्कृत व्याख्या है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों हमने श्लोक के सर्वप्रथम पदच्छेद को जाना, पदच्छेद के पश्चात उसके शब्दार्थ को जाना, शब्दार्थ के बाद हमने अन्वय को जाना और अन्वय के बाद में अब हम इसकी जो संस्कृत व्याख्या है उसको जानते हैं कि श्लोक में वास्तविक रूप से क्या है और हमें क्या करना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, वसुंधरायाम त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम च इति। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख जनई हरिकादिषु प्रस्तर खंडेषु रत्नम इति नाम प्रदीयते। मूर्ख लोगों के द्वारा हीरे आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। मूर्ख लोगों के द्वारा हीरे आदि पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम दिया जाता है। वस्तुतः जलम अन्नम सुभाषितंचेति रत्नानि सन्ति। वास्तविक तौर पर रत्न क्या है विद्यार्थियों? रत्न बताए गए हैं जलम जल, अन्नम अन्न, जल हमने देखा है साक्षात तौर पे जिसको हम ग्रहण करते हैं। अन्नम, अन्न भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है, हमारा शरीर चलता है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों जल भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और उसी प्रकार से बताया गया है सुभाषित। सुभाषित विद्यार्थियों अच्छी उक्तियाँ, जो विद्वान पुरुष या हमारे से जो उम्र में बड़े हैं वह हमें जो ज्ञान की बात बताते हैं वह क्या है विद्यार्थियों? सुभाषित है। तो यह क्या है विद्यार्थियों? यह रत्न है। रत्नानि सन्ति, वस्तुतः इन्होंने कहा कि वास्तविक रूप से तो जल, अन्न और सुभाषित ही रत्न है। ए भी रत्नै एव मानवस्य शोभा भवति, और इन रत्नों से ही मानव की शोभा होती है।
प्रस्तर खंडेशु तो मूर्ख जनाः एव रत्नम स्वीकुर्वन्ति। पत्थर के टुकड़ों में तो मूर्ख लोग ही रत्न स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है विद्यार्थियों कि मूर्ख लोगों के द्वारा जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उन्हें, जैसे हीरा, पन्ना इत्यादि नामकरण उनका किया हुआ है पत्थर के टुकड़ों का, उन्हें ही वह क्या समझते हैं, रत्न समझते हैं। जबकि वास्तविक रूप से रत्न कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषित। चलिए विद्यार्थियों इसका अनुवाद देखते हैं। अब पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्न नाम दिया जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा यह अनुवाद है। अब आप भली भांति से इस सुभाषित को समझ चुके होंगे कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? जल, अन्न और सुभाषित। लेकिन मूर्खों के द्वारा किसे रत्न समझा जाता है? मूर्खों के द्वारा जो पत्थर के टुकड़े हैं उन टुकड़ों में रत्न का नाम दिया गया है। चलिए विद्यार्थियों इस श्लोक के अंदर, इस सुभाषित के अंदर जो पद आए हैं उनके परिचय को भी जानते हैं और फिर जो अगली सुभाषित है हमारे पास उसकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए हमारे पास में पृथिव्याम। अब विद्यार्थियों जो पद है वह पद किस प्रकार से बना है हम वह जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। देखिए पृथिव्याम, इसका अर्थ क्या है विद्यार्थियों? धरती पर। अब यह मूल रूप से पृथ्वी शब्द है। अब पृथ्वी शब्द के किस विभक्ति और किस वचन का यह रूप है? तो विद्यार्थियों पृथ्वी स्त्रीलिंग का शब्द है, उसकी सप्तमी विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है हमारे पास में? पृथिव्याम रत्नानि, रत्न। अब विद्यार्थियों जो रत्न शब्द है वह क्या है? नपुंसक लिंग है। अब उसके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन है उसके अंदर यह पद बनता है रत्नानि। किस प्रकार से चलते हैं? रत्नम रत्ने रत्नानि प्रथमा के अंदर और द्वितीय के अंदर भी उसी प्रकार से रत्नम रत्ने रत्नानि। चलिए मूढ़ई, मूढ़ई से क्या तात्पर्य है? मूर्ख लोगों द्वारा। अब यहाँ पर मूल शब्द है विद्यार्थियों मूढ़। अब उसके पुल्लिंग तृतीय विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है? मूढ़ई। पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में। पाषाण खंडेशु से क्या तात्पर्य है? पत्थर के टुकड़ों में। और पाषाण खंड शब्द है, उसके पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति और बहुवचन में रूप बनता है पाषाण खंडेशु। विधीयते, समझा गया है। यहाँ पर विद्यार्थी वी उपसर्ग है, धा धातु है। अब धातु का प्रसंग आएगा तो अब वहां पर हम क्या क्या जानेंगे? वह किस लकार का है, किस पुरुष का है और किस वचन का है। देखिए यहाँ पर धा धातु है तो लकार कौन सा है? लट लकार। पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। और वचन कौन सा? एक वचन। विधीयते त्रीणि रत्नानि, त्रिरत्नम। अब यहाँ पर विद्यार्थियों समास है। अब आप ये समझ लो कि जहाँ पर पदों की चर्चा हो वहाँ पर क्या होता है विद्यार्थियों? समास होता है। तो यहाँ पर समास कौन सा है? द्विगु समास। अब द्विगु समास का परिचय क्या है? कि ऐसे पद जिनके आरंभ में या जो संख्यावाचक होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर द्विगु समास होता है। उसका सूत्र भी यही है, संख्या पूर्व द्विगु। इसी प्रकार से जलम अन्नम, तो जलम च अन्नम च। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है? द्वंद्व समास। क्योंकि द्वंद्व समास का जो सूत्र है वह क्या है? 4 थे द्वंद्व, अर्थात च के अर्थ में द्वंद्व होता है। तो यहाँ पर भी च, यहाँ पर भी च। जलम च अन्नम च, जल और अन्न, इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। चलिए विद्यार्थियों हमने जो हमारा श्लोक था, जो हमारी प्रथम सुभाषित थी, उस सुभाषित के बारे में हमने हिंदी अनुवाद भी जाना, उसका प्रसंग भी जाना, उसकी संस्कृत व्याख्या भी जानी। इस प्रकार से विद्यार्थियों अंत में हमने उसके अंदर जो पद आए हुए थे उन पदों के बारे में भी यहाँ पर जाना है। अब विद्यार्थियों हम द्वितीय श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं और जो हमारी द्वितीय सुभाषित है उसका अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार से हमने प्रथम सुभाषित का अध्ययन किया था उसी प्रकार से हम द्वितीय जो हमारी सुभाषित है उसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जो हमारे सम्मुख जो पद हैं उन पदों को हम अध्ययन करेंगे, फिर उसका उच्चारण करेंगे, पदच्छेद करेंगे, शब्दार्थ को जानेंगे, फिर व्याख्या आदि को हम जानकर जो हमारी सुभाषित है उसको हम सम्यक प्रकार से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास जो सुभाषित है उसके पद हैं। चलिए इसका एक बार उच्चारण करते हैं और फिर आगे की ओर अग्रसर होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारी जो सुभाषित है उसको हमने उच्चारित किया है। चलिए अब हम इसके पदच्छेद करते हैं। प्रिय वाक्य
प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तुष्यन्ति जन्तवः। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारे पास में श्लोक है उस श्लोक का हमने यहाँ पर पदच्छेद किया है। अब विद्यार्थियों हमारे पास में दो पंक्तियां हैं पदच्छेद के रूप में। प्रथम पंक्ति को लेते हैं और उसके शब्दार्थ को जानते हैं। देखिए प्रथम पंक्ति, प्रिय वाक्य, प्रिय वाक्य से क्या तात्पर्य? मधुर वचन, प्रदानेन बोलने से, मधुर वचन बोलने से, सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, जन्तवः प्राणी। अब विद्यार्थी हमारे पास में अर्थ आ गया है। अब हम इस अर्थ के आधार पर एक वाक्य का निर्माण करते हैं और फिर उसे संस्कृत में रूपांतरित करते हुए नीचे यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। देखिए, मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। हमने प्राणी को ऊपर ले लिया। पिछला जो हमारा श्लोक था तो सुभाषित थी, उसके अंदर हमने क्रम को भंग नहीं किया था क्योंकि उसका सीधा सीधा वहां पर हमें अर्थ प्राप्त हो रहा था। यहाँ पर विद्यार्थियों अर्थ प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया है? प्राणी को ऊपर ले लिया है। चलिए इसको पंक्तिबद्ध करते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति। इस प्रकार से अब हम यहाँ पर इस एक पंक्ति के रूप में इसे यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। चलिए विद्यार्थियों हमारे जो पदच्छेद थे उसकी द्वितीय पंक्ति को लेते हैं, उसके शब्दार्थ को जानते हैं और उसी प्रकार से पंक्ति का निर्माण करते हैं। तस्मात् इसलिए, तदेव वही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने वचन में, का कैसी दरिद्रता, दरिद्रता। तो वचनों में कैसी दरिद्रता, अर्थात यहां पर कहा गया है विद्यार्थियों हमें जो मधुर वचन है वही बोलने चाहिए, उन वचनों में हमें दरिद्रता नहीं रखनी चाहिए। देखिए यहां पर भी एक पंक्ति का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए यहां पर क्या लिया सर्वप्रथम हमने? इसलिए वही वचन बोलना चाहिए, वचन में कैसी दरिद्रता। तो यहां पर वचन नहीं है तो हम क्या लेंगे? इसलिए वही बोलना चाहिए, वचन में कैसी दरिद्रता। तो यहां पर हम जिस प्रकार से हमारा जो क्रम है उसी क्रम से हम यहां पर लिख देते हैं। देखिए तस्मात् तदेव, इसलिए वही, प्रिय वाक्यमेव, यहां पर हमने लगा लिया है प्रिय वाक्य को, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता, वचनों में कैसी दरिद्रता। इस प्रकार से चलिए विद्यार्थियों हमारे पास में जो पंक्ति है वह आ गई है। दोनों पंक्तियों को हम एक साथ लेते हैं और उसे अन्वय के रूप में वहां पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, वहां पर लिख देते हैं। देखिए अन्वय हमारे सम्मुख है। दोनों पंक्तियां हमने यहां पर लिखी थी विद्यार्थियों, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, और द्वितीय क्या थी? तस्मात् तदेव प्रिय वाक्यमेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस प्रकार से अब विद्यार्थियों हमारे पास में श्लोक है, श्लोक से भी हम इस अन्वय को निकालकर एक बार देख लेते हैं। देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, जन्तव को हमने पहले ले लिया है। उस प्रकार से तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस प्रकार से द्वितीय पंक्ति जैसा क्रम है वैसा क्रम हमने यहाँ पर रख दिया है। अब विद्यार्थियों हमारे सम्मुख यहाँ पर अन्वय आ गया है। अब अन्वय आने के बाद में कुछ शब्दार्थ हैं उन्हें हम जान लेते हैं और फिर इसकी जो व्याख्या है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन से क्या तात्पर्य है? मृदु वाक्य प्रयोगेन अथवा मधुर भाषणेन, मीठे वचनों से। कैसे वचन हो? मीठे वचन हो जो दूसरों को अच्छा लगे, ऐसे वचन हो। सर्वे जन्तवः, सर्वे अपि प्राणिनः, सभी प्राणी, सभी जीव, तुष्यन्ति, संतोषम प्राप्नुवन्ति, संतोष को प्राप्त करते हैं, संतोष पाते हैं। वचने भाषणे, वचने से क्या तात्पर्य? भाषणे अर्थात बोलने में, दरिद्रता, कृपणता अर्थात कंजूसी कैसी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर सीधा सीधा अगर हम अर्थ लगाएं तो हमारा अर्थ किस प्रकार से आता है कि व्यक्ति को हमेशा क्या बोलना चाहिए? मृदु वाक्य बोलने चाहिए, और मृदु वाक्य से ही लोग
संतोष की प्राप्ति करते हैं। जब वाक्य बोलने में हमें किसी प्रकार का व्यय नहीं होता है तो हमें वहां पर किसी प्रकार की कृपणता नहीं रखनी चाहिए। चलिए विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं, पर व्याख्या से पूर्व हम क्या जानेंगे विद्यार्थियों? हम जानेंगे प्रसंग को। देखिए हमारे पास में प्रसंग क्या है? श्लोको अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि इति पाठात् उद्धृतः। श्लोके अस्मिन् मृदुवाक्यस्य वाण्यः महत्वं वर्णितम्। यह श्लोक हमारी स्पंदना पाठ्य पुस्तक के सुभाषित रत्नानि इस पाठ से उद्धृत है। यह वाक्य, यह पंक्ति हम जो हमारा प्रसंग है उसके अंदर लिखते हैं। उसके पश्चात उस श्लोक के अंदर क्या कहा गया है वह लिखते हैं। देखिए श्लोके अस्मिन्, इस श्लोक में मृदुवाक्यस्य, मृदु वाक्य के अथवा वाणी के महत्वम वर्णितम, महत्व का वर्णन किया गया है। महत्वम वर्णितम इस प्रकार से। अब विद्यार्थियों प्रसंग है, परीक्षा में हम सर्वप्रथम अगर व्याख्या का हमारे पास प्रश्न आता है तो हम वहां पर क्या लिखते हैं? श्लोक, श्लोक के बाद में उसका अन्वय और अन्वय के बाद में प्रसंग, प्रसंग के पश्चात व्याख्या और व्याख्या के बाद में जो उसके व्याकरणिक पद हैं वह हम लिखते हैं। उसी प्रकार से विद्यार्थियों हम भी इसी क्रम से इसका बार बार अध्ययन करेंगे ताकि यह हमें आचार और व्यवहार में पता चल जाए कि किस प्रकार से हमें व्याख्या करनी है। यदि अगर हमें वहां पर प्रश्न अनुवाद के रूप में आता है तो अनुवाद हमें प्रसंग लिखते हुए सीधा ही वहां पर अनुवाद लिखना है। चलिए विद्यार्थियों, प्रसंग हमारे सम्मुख है, हमने इसका अध्ययन किया। अब हम इसकी व्याख्या की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए मधुर भाषणेन तु सर्वे अपि प्राणिनः संतोषम आप्नुवन्ति, अतः सदैव मधुरमेव भाषणं वदनीयं, मृदु वचने किमपि न व्ययते, अतः मधुर भाषणे किं दारिद्र्यम्, अतः मधुरम भाषणम एव भाषितव्यम, मधुर भाषणे किम क्षीयते। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में यह व्याख्या है। चलिए इसको एक बार अनुवाद करके समझते हैं कि हमने व्याख्या के अंदर क्या लिखा है। मधुर भाषणेन तु सर्वे अपि प्राणिनः संतोषम आप्नुवन्ति। मधुर भाषण से या मधुर वाणी से सभी प्राणी संतोष को प्राप्त करते हैं। अतः सदैव मधुरमेव भाषणं वदनीयम, अतः हमेशा मधुरता से भाषण करना चाहिए या बोलना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति जो भाषण है, दूसरों के प्रति जो वक्तव्य है वह मधुरता पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार से मृदु वचने किमपि न व्ययते, मृदु वचन से किसी प्रकार का व्यय नहीं होता है। अतः मधुर भाषणे किम दारिद्र्यम, अतः मधुर भाषण में कैसी दरिद्रता, जब हमारा व्यय ही नहीं होता है तो वहां पर दरिद्रता किस प्रकार से। अतः मधुरम भाषणम एव भाषितव्यम, अतः हमें मधुर भाषण ही या मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। मधुर भाषण किम क्षयते, मधुर भाषण से क्या क्षय होता है। अर्थात विद्यार्थियों अगर हम किसी व्यक्ति से मधुरता से बात करें तो हमारा किसी प्रकार से कोई क्षय नहीं होता है, अर्थात हमारा कोई व्यय नहीं होता है। अब जब व्यय नहीं होता है तो हम मधुरता से उससे वार्तालाप कर सकते हैं, और मधुरता से यदि अगर हम वार्तालाप करेंगे तो वह व्यक्ति क्या होगा विद्यार्थियों? संतोष को प्राप्त करेगा। अब विद्यार्थियों हम इसका जो हिंदी अनुवाद है उसकी ओर अग्रसर होते हैं और जो हमारा सुभाषित है उस सुभाषित का हिंदी अनुवाद जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों क्या है हिंदी अनुवाद? मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए वही प्रिय वचन अर्थात मधुर वचन बोलने चाहिए। मधुर वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमें हमेशा मधुर वचन ही बोलना चाहिए। चलिए विद्यार्थियों हमारे इस सुभाषित के अंदर जो पद आए हैं उन पदों के परिचय को भी जानते हैं। देखिए आगे की ओर हमारे पास में क्या क्या पद आए हैं विद्यार्थियों। सर्वप्रथम है हमारे पास में तुष्यंती। अब विद्यार्थियों तुष्यंती पद किस प्रकार से बना है वह हम यहाँ पर जानेंगे। सर्वप्रथम उसका अर्थ, तुष्यंती का अर्थ क्या है? संतोषम प्राप्नुवन्ति। अब यह पद किस प्रकार से बना है तो विद्यार्थी यहाँ पर क्या है? तुष धातु है। तुष धातु, अब धातु का प्रसंग होगा तो हम क्या जानेंगे? सर्वप्रथम लकार, फिर उसके पश्चात पुरुष और फिर उसके पश्चात वचन। तो यहाँ पर विद्यार्थी तुष धातु है, लट लकार है और प्रथम पुरुष और बहुवचन है। प्रथम पुरुष का बहुवचन, प्रत्येक पुरुष के अंदर तीन तीन वचन है। प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यह क्या है? प्रथम पुरुष का बहुवचन। जंतवः, जंतवः का तात्पर्य क्या है? प्राणिन है, प्राणी। और विद्यार्थी यहाँ पर जंतु मूल शब्द है, पुल्लिंग का है। प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है? जंतवः। तस्मात् अर्थ क्या है? तादृशम। यहाँ पर विद्यार्थियों तद शब्द है, पुल्लिंग का है, और पंचमी विभक्ति और एक वचन में जो रूप बनता है क्या है? तस्मात्।
वचने, यहाँ पर वचन शब्द है, नपुंसकलिंग का है और सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है इसका? वचने। वक्तव्यम, वक्तव्यम से क्या तात्पर्य है? वदनीयम, वच धातु है और यहाँ पर प्रत्यय है विद्यार्थियों तव्यत प्रत्यय, और तव्यत प्रत्यय लगने के बाद में पद क्या बनता है? वक्तव्यम। वक्तव्यम से क्या तात्पर्य है? चाहिए अर्थ में यहाँ पर तव्यत प्रत्यय है। अब विद्यार्थियों हमने जो हमारी सुभाषित थी उस सुभाषित के बारे में हमने जाना, उसके अनुवाद को जाना, उसके संस्कृत व्याख्या को जाना, प्रसंग को जाना और उसके अंतर्गत जो पद थे उन पदों के बारे में भी हमने यहाँ पर जाना है। तो विद्यार्थियों आज की कक्षा में हम यहीं तक अध्ययन करते हैं। शेष बची हुई जो हमारी सुभाषित है, जो हमारे श्लोक हैं, उनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करते हैं। तो विद्यार्थियों शेष बचे हुए सुभाषित और श्लोक के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।